ठंड में अमीर जेठानी, गरीब देवरानी की मकर संक्रांति। ओह हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। ठंड के मारे मेरी तो हालत खराब हो रही है। अब ये दोनों बहुएं कहाँ रह गई? किंजल, अर्चना, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सास की आवाज सुनते ही दोनों बहुएं उसके पास आती हैं। क्या हुआ माँ जी, इतनी जोर से क्यों पुकार रही थी? अरे तुम दोनों अभी तक अपने अपने कमरे में घुसी हुई हो। खैर, मैंने ये बोलने के लिए भेजा है कि कुछ ही दिनों में मकर संक्रांति आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर इस बार मकर संक्रांति मनाओ, समझी? हम माँ जी, आप जानते हो ना, मेरे मायके में इतने नौकर चाकर थे कि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ये सब करने की। अरे नहीं किया तो अब करना सीख। वहाँ होंगे तेरे घर में बहुत सारे नौकर चाकर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अब तुम खुद ही पकवान बनाओ और आ रहे मेहमानों का अच्छे से स्वागत करो। क्या कहना चाहती हो माँ जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बहुत हो गया, अब मैं इस घर को कब तक संभालती रहूंगी जब इस घर के अंदर दो दो बहुएं हैं। आज से तुम ही इस घर को संभालो और इस बार मकर संक्रांति पर भी तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बताइए हमें मकर संक्रांति पर क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस जो आने वाले मेहमान हैं उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं। जैसे बड़ी बहू तुम मकर संक्रांति पर रेवड़ी, गजक, गुड़ की पट्टी बना लेना और छोटी बहू तुम तिल के लड्डू और गाजर का हलवा भी बना लेना। ठीक है माँ जी, बना लूंगी। बस इतनी सी बात थी माँ जी, ये तो मैं चुटकियों में बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इतनी सी बात नहीं है, बल्कि अभी और भी है। घर की साफ सफाई भी होनी है और बाजार से मकर संक्रांति का सामान भी लेकर आना है। अरे घर के काम कौन करना चाहता है? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं घर में काम करना। एक काम करती हूँ, मैं बाजार चली जाती हूँ और जेठानी से घर के सारे काम करवाती हूँ। माँ जी, मुझे पता है आप यही कहना चाहती हो ना कि मैं बाजार जाकर सामान लेकर आ जाऊँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा सामान ले आऊंगी। किंजल अपनी सास की बात पूरी भी नहीं होने देती और अपनी बात पहले ही रख देती है। ठीक है, अब जब तुम बाजार में जाकर सामान लेकर आओगी तो अर्चना तुम घर की साफ सफाई कर लेना और घर चमकना चाहिए। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। इस तरह वो अपनी दोनों बहुओं को काम दे देती है। देवरानी घर से बाहर शॉपिंग के लिए निकल जाती है, लेकिन सबसे पहले वो एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है। बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले कुछ खा पी लेती हूँ, उसके बाद शॉपिंग करूंगी। वैसे भी मुझे कुछ बनाना तो है नहीं, सब कुछ खरीदना ही है। अमीर बहू किंजल इस तरह रेस्टोरेंट में अपने लिए गर्मा गर्म सूप मंगवाती है और तो वही बेचारी गरीब बहू यानी जेठानी घर में ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोती है। उसे बहुत ज्यादा ठंड भी लगती है। उसकी ठंड तो जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज भी बहुत ज्यादा ठंड है। तभी आवाज आती है, अरे बहू, ओ बड़ी बहू, अरे जरा एक कप चाय तो बना कर ले आ। अपनी सास की आवाज सुनते ही वो रसोई में पहुंचती है और गर्मा गर्म चाय बनाकर अपनी सास को दे देती है। इसके बाद अर्चना घर के काम में लग जाती है। हे भगवान, मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन असल बात यह है कि मुझे ये सब बनाना भी नहीं आता और न ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वो सब सामान खरीद पाऊँ। और मेरे तो मायके वाले भी देवरानी जी के मायके वालों की तरह इतने अमीर नहीं है कि मैं उनसे पैसे मांग सकूँ। जहाँ वो एक तरफ ठंड में अकेले काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानी ठंड में एंजॉय करते हुए मकर संक्रांति का सामान खरीद रही होती है। शाम तक वो मौज मस्ती से घर वापस लौटती है। अरे बहू, अच्छा हुआ तुम आ गई। वैसे काफी देर लगा दी तुमने ठंड में बाजार घूमने में। हाँ, वो काफी भीड़ थी ना माँ जी। अब ये सब छोड़िए और माँ जी जेठानी जी से कहकर ना मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनवा दो। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है कि तुम ही मेरे घर की इज्जत को संभाल सकती हो, क्योंकि मैंने पूरा घर तुम दोनों के ऊपर छोड़ा है। लेकिन उस गरीब पर तो मुझे कोई भरोसा ही नहीं। चिंता क्यों करती हूँ माँ जी? देखना, आपकी इज्जत हम बरकरार रखेंगे। जैसे हमारी बुआ सास और बाकी के रिश्तेदार घर पर आएंगे तो वो इस घर की मकर संक्रांति को देखकर बहुत खुश होंगे। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर अर्चना आ जाती है और ये सब सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो सब कुछ नजरअंदाज करके अपनी सास से कहती है, माँ जी, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मेरे पास पैसे नहीं है मकर संक्रांति पर वो सब बनाने के लिए। मुझे सामान लाना होगा, उसके लिए कुछ पैसे दे दीजिए। तेरे पास होते ही कब है? जब देखो बस तब पैसे ना होने का रोना ही रोती रहती है। फिर सास टेढ़ा मुंह करके अब पैसे निकालती है और अर्चना को दे देती। लो पैसे, लेकिन हाँ, मकर संक्रांति पर जो भी बनाओगी ध्यान से बनाना, खराब नहीं होना चाहिए। माँ जी, एक बात और है, वो मुझे अपनी माँ के घर जाना था। काफी दिनों से उनसे मिली नहीं हूँ। मुझे घर आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, चली जाओ, लेकिन घर में बहुत काम है, समय पर आ जाना। लेकिन सुन, पहले छोटी बहू के लिए कॉफी और हम सब के लिए खाना बनाती जाना। फिर सारा काम करने के बाद अर्चना अपनी माँ के घर पहुँच जाती है और पहुँचते ही अपनी गरीब माँ से कहती है, कैसी हो माँ? कितने दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। आप
आपको पता है कल मकर संक्रांति है। मेरी सास ने जिम्मेदारी दी है कि मुझे और देवरानी जी को मकर संक्रांति पर सारी अरेंजमेंट देखनी है, सभी मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करनी है और साथ में मकर संक्रांति पर जो भी बनता है वो सब कुछ बनाना है। लेकिन माँ, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। अच्छा, ये बात है बेटी, कोई बात नहीं, तुझे अपने ससुराल की इज्जत को संभालना होगा। तेरी सास ने बहुत भरोसे से तुम दोनों को ही जिम्मेदारी दी है, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरना है। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या और कैसे बनाना है। अब वो अपनी बेटी को तिल के लड्डू और पिन्नी बनाने की रेसिपी बताती है, जिसके बाद अर्चना सामान लेकर खुशी खुशी अपने ससुराल वापस लौट आती है। वहाँ वो घर के काम करती है और सारी रेसिपी अपनी कॉपी में लिखकर रात को सो जाती है। फिर अगले दिन वो सुबह उठ जाती है और रसोई में पहुँच जाती है। मेहमानों के आने से पहले सब कुछ बनाकर शुरू कर लेती हूँ। ऐसे ही सुबह के 10 बज जाते हैं, जिसके बाद उसकी सास उठकर आती है। अरे वाह, खुशबू तो तिल के लड्डू और पिन्नी की लग रही है। लगता है बड़ी बहू के हिस्से का काम भी छोटी बहू ही कर रही है। लेकिन वो रसोई में जाती है तो वहाँ उसकी गरीब बड़ी बहू रसोई में काम कर रही होती है। वो ये देखकर अपनी छोटी बहू को आवाज लगाती है, किंजल, अरे अभी तक सो रही हो? आज मकर संक्रांति है, तुम्हें कुछ बनाना नहीं है क्या? सास की आवाज से किंजल फौरन उठकर खड़ी हो जाती है और तैयार होकर रसोई में पहुँच जाती है, जहाँ वो अपनी जेठानी को देखकर कहती है, वैसे भी कोई फायदा नहीं है तुम्हारी इस मेहनत का, सभी को मेरे हाथों का बना हुआ ही पसंद आएगा। देवरानी जी वो तो ठीक है, लेकिन अब बनाओगी कब? इतना समय हो रहा है और मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से जो आपको बनाना है बना लीजिए, मेरी टेंशन मत लो, अपना देखो। फिर कुछ देर बाद सभी मेहमान पहुँच चुके थे। क्या बात है उर्मिला, तेरी दोनों बहुएं बड़ी समझदार है, तेरे कहे बिना ही पहले से सारी तैयारी करके रखी है। बहू तो मेरी बहुत समझदार है और छोटी बहू तो अमीर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी है। उर्मिला अपनी अमीर बहू की तारीफ करती है। तभी वहाँ अमीर बहू आती है और बाजार से लाया हुआ सारा सामान टेबल पर सजाकर रख देती है। जब सभी मेहमान उसे खाते हैं तो उन्हें उसमें कोई स्वाद नहीं आता, उनके लिए वो काफी नॉर्मल होता है। इसका स्वाद तो बिल्कुल अग्रवाल की दुकान की तरह लग रहा है, कहीं वहीं से तो नहीं मंगवाया है? नहीं नहीं भाई साहब, मेरी छोटी बहू ने बनाया है। उसका लाया हुआ खाने के बाद वो सब अर्चना के हाथों के बने तिल के लड्डू और पिन्नी खाते हैं, जो बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं। अरे वाह, क्या बात है, इतने स्वादिष्ट लड्डू तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए, बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं बड़ी बहू, तुम तो सच में किसी हलवाई से कम नहीं हो। बुआ जी, आपको मेरे हाथों का पसंद आया, बहुत अच्छी बात है, ये लीजिए और तिल के लड्डू खाइए। घर आए हुए मेहमानों के साथ साथ उर्मिला को भी अर्चना के हाथों का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी समझ जाती है कि उसकी छोटी बहू ने हाथों से कुछ नहीं बनाया था। सभी मेहमानों के जाने के बाद, किंजल बहू, मैंने अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, मुझे लगा था कि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से समझ लोगी, लेकिन मैं गलत थी। तुमने तो बाजार से खरीदा हुआ सामान ही सभी मेहमानों के सामने रख दिया। वो तो अच्छा है कि बड़ी बहू ने मेहनत से तिल के लड्डू और पिन्नी बनाई, जो सच में बहुत स्वादिष्ट थी। आज से मैं इस घर की सभी जिम्मेदारी और घर की चाबियां बड़ी बहू को देती हूँ। जो चीज छोटी बहू को मिलनी चाहिए थी वो बड़ी बहू को मिलती है। ये देखकर किंजल को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास से माफी मांगती है। माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने एक बार भी आपकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अमीर होने की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गई थी। अरे माँ जी, देवरानी जी, मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था, वो तो मैं भूल ही गई। तुम बहुत भोली हो मेरी प्यारी जेठानी जी, लेकिन साथ ही बहुत अच्छी भी हो, और आप भी मेरी देवरानी जी। चलो शुक्र है मेरी दोनों बहुओं में प्यार लौट आया। उर्मिला किंजल को माफ कर देती है। अब वो सब साथ में खुशी खुशी मकर संक्रांति मनाते हैं। माँ, हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? बताती हूँ। देख, मकर संक्रांति के दिन ये माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने बेटे शनि महाराज से मिलने आते हैं, और ये भी कहा जाता है कि इस दिन से भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। और वो आपने भीष्म पितामह वाली कहानी भी तो बताई थी ना माँ? हाँ, तुझे याद है? कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे, तो उन्होंने इसी शुभ दिन पर अपने प्राण त्यागे थे। इतना महत्व है इस दिन का। और तो और लोग आज के दिन से ही खरीदारी और अच्छे काम शुरू करते हैं, जैसे शादी वगैरह। अब चलो, मैंने तुम दोनों के लिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाए हैं। हाँ, मुझे पता है, आप हर साल मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू बनाती हो, वो कितने मजेदार होते हैं ना भैया। हाँ, सही कहा तूने छोटे। चलो फिर आओ, मैं तुम दोनों को प्रसाद देती हूँ। इसी तरह साल बीतते गए और अब गणेश और पवन भी बड़े हो चुके थे। गणेश की शादी हो चुकी थी
और गणेश की पत्नी गरिमा के ससुराल में पहली मकर संक्रांति थी। गरिमा जल्दी कर, सूरज निकलने वाला है, कहाँ है तेरा प्रसाद? लाई माँ जी, सब तैयार है। खिचड़ी कहाँ है? खिचड़ी भी बन गई है माँ जी। अच्छा माँ जी, एक बात पूछूं? बाद में, पहले जल्दी से छत पर चल, सूर्यदेव दर्शन देने ही वाले होंगे। जया और उसकी बहू गरिमा छत पर पहुंच गए, लेकिन तब तक सूरज नहीं निकला था। माँ जी, मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने की परंपरा होती है क्या? वो मुझे नहीं पता, मैं तो रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, तो फिर मकर संक्रांति को कैसे छोड़ दूं? हाँ ये भी ठीक है। लीजिए माँ जी, सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए। सूर्योदय होते ही दोनों सास बहू ने सूर्यदेव की पूजा की और उन्हें जल चढ़ाया। थोड़ी देर बाद खाना खाते हुए, ये लड्डू कितने फीके हैं, इसमें चीनी तो है ही नहीं। गरिमा, ये क्या किया तूने? सारे लड्डू बेकार कर दिए। माँ जी, वो मैंने चीनी हल्की रखी है। मुझसे जबान मत लड़ा, समझी? जा ले जा ये लड्डू, मुझे नहीं खाने। माँ क्या दिक्कत है, मैंने खाए हैं लड्डू, ठीक ही तो बने हैं। तुम भी ना बस उसे डांटती रहती हो, क्या कसूर है उसका? कसूर उसका नहीं, तेरा है। अब मैंने क्या कर दिया माँ? लाख मना किया था कि वो फटीचर खानदान से धेला नहीं मिलेगा। अब देख, त्योहार का दिन है, अरे इसके मायके से 1 किलो गुड़ तक नहीं आया। गणेश अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गया। वो समझ गया था कि असली वजह लड्डू नहीं बल्कि गरिमा का गरीब होना है। वो चुपचाप काम पर चला गया। बेचारी गरिमा अपने साथ ज्यादा दहेज नहीं लाई थी और इसी बात से जया उससे नाराज रहती थी, और दहेज की चाहत में ही जया ने अपने छोटे बेटे पवन की शादी एक अमीर खानदान की लड़की से करा दी और पायल घर की छोटी बहू बनकर आ गई। कुछ भी कहो, पायल के घर वाले हैं बड़े दिलदार। अरे देखो तो, खुद से आगे बढ़कर दहेज में कितनी सारी चीजें दी हैं। पैसे वाले घर की बेटी पायल आते ही जया की सगी हो गई और जया भी उस पर जान छिड़कने लगी। गरिमा को लगा था कि उसकी देवरानी उसे समझेगी, उससे प्यार करेगी, लेकिन पायल अपने मायके से दहेज के साथ ढेर सारा घमंड भी लेकर आई थी। उसी दिन गरिमा को एहसास हो गया था कि पायल में घमंड कूट कूट कर भरा है। धीरे धीरे इसी तरह पायल अपनी जेठानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती और फिर एक दिन जब हद पार हो गई तो दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। अरे क्या हो रहा है ये सब, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? देखो ना माँ जी, ये भाभी ना जब देखो मुझ पर जेठानी होने का रौब झाड़ती रहती हैं। अब बहुत हो गया माँ जी, अब इस घर में या तो ये रहेंगी या फिर मैं। अरे तू ही रहेगी, इससे तो मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। सुन गरिमा, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, चली जा यहाँ से। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? वो कहाँ जाएगी? और अगर आप उसे निकाल ही रहे हैं तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा इस घर में। हाँ हाँ ठीक है, जोरू के गुलाम, तू भी चला जा। गणेश अपनी पत्नी के सम्मान की बात जब भी कहता था जया उसे भी डांट देती थी, पर उस दिन तो हद हो गई। उसी दिन गणेश गरिमा को लेकर घर से चला गया और फिर वो बगल वाले घर में ही कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। ऐसे ही एक दिन, माँ जी कहाँ हो आप, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही है? ये देखिए, मेरी पहली मकर संक्रांति पर मेरे पापा ने मेरे लिए क्या भेजा है। ये नए कपड़े, ढेर सारे तिल और गुड़ के लड्डू, और उन्होंने ये 20,000 रुपए भी भेजे हैं। ये पैसे किस लिए? कह रहे थे इन पैसों से कंबल वगैरह खरीद कर गरीबों में बंटवा दूं। सोच रही हूँ पड़ोसियों को भी दे देती हूँ। पता नहीं बेचारों के पास इस ठंड से बचने के लिए कंबल भी है कि नहीं। ये बात सच थी, गणेश की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, ऊपर से अब तो उसे कमरे का किराया भी देना पड़ रहा था। अगर मेरी पगार अच्छी होती तो तुम्हें इस तरह अपमानित न होना पड़ता। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे परिवार वाले भी पैसे वाले होते तो शायद आज हम भी अपने घर में रह रहे होते। खैर सुनिए, ये तिल और गुड़ के लड्डू हैं और मैंने ना ये ढेर सारे दस्ताने खरीद लिए हैं। जो भी गरीब आएंगे उन्हें बांट दूंगी। कंबल तो बहुत महंगे पड़ रहे थे। एक तरफ गरिमा और गणेश सच्चे दिल से दान धर्म की सोच रहे थे, तो दूसरी तरफ आप देखना माँ जी, इतना दान दूंगी कि सारे भिखारी हमारे घर आएंगे। अरे फिर वो भिखारन भी देखती रह जाएगी। मकर संक्रांति का दिन आ गया। जया और पायल अपने घर से बाहर निकली। उन्होंने घर के बाहर एक बड़ी सी टेबल लगवाई जिसमें ढेर सारे कंबल, बढ़िया कपड़े और मिठाइयां रखी थी। उधर गरिमा और गणेश भी अपने घर से बाहर निकले। उनके पास एक थाली में गुड़, तिल के लड्डू और कुछ दस्ताने थे जो वो गरीबों को देना चाहते थे। तभी देख रही है माँ जी, अब तो खुद भिखारी अपने जैसे भिखारियों को दान देने के लिए आए हैं। पायल की ये बात गरिमा और गणेश दोनों ने सुन ली, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। तभी वहां काफी सारे भिखारी आ गए। उन्होंने जैसे ही देखा कि पायल तो बहुत दान देने वाली है, वो सारे भिखारी पायल के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। ये देखकर पायल जोर जोर से हंसने लगी। माँ जी, लगता है इन्हें अपने लड्डू खुद ही खाने पड़ेंगे।
अब तो कौन जाएगा इनके पास जब यहाँ काजू कतली चमचम रसगुल्ले रखे। हाँ पायल घमंड से इतरा रही थी कि तभी वहां एक साधु बाबा आए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो बच्चों। बाबा के इतना कहते ही सूरज निकल आया और चारों तरफ प्रकाश हो गया। पायल और उधर गरिमा ने सूरज देवता को जल चढ़ाया, लेकिन जैसे ही पायल ने जल चढ़ाया, सूरज की किरणों की वजह से उसका सारा सामान जलने लगा। कंबल और कपड़ों में आग लग गई। उधर सूरज की किरणों के पड़ते ही गरिमा का सोने का बन गया। ये देखकर हर कोई हैरान था। तभी लाओ बच्ची, बाबा को मकर संक्रांति का प्रसाद दो। गरिमा और गणेश ने देखा साधु बाबा के माथे पर सूर्य का निशान था और उनसे सूर्य जैसा ही प्रकाश निकल रहा था। गणेश और गरिमा को समझते देर नहीं लगी। तुम्हारी पूजा सफल हुई। ये सारे सोने के पात्र मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार हैं। इन्हें बेचकर तुम गरीबों की मदद करना। सूर्यदेव की बात सुनकर पायल भागी भागी आई और बोली, और मेरा उपहार भगवान? मैं भी तो दान देने के लिए खड़ी थी, पर आपने तो मेरा सारा सामान जला दिया। दान देने और दिखावे में अंतर होता है। इससे पहले कि मेरी दृष्टि से तुम और तुम्हारी लालची सास भस्म हो जाए, चली जाओ यहाँ से और आगे से फिर कभी पूजा की जगह ढोंग मत करना। अब जाकर उन्हें अच्छा सबक मिल चुका था।